हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन अड्डा में। मैं हूं देवी सिंह। देखो, यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए जो घटना चक्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है। घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है वो सारे सब्जेक्ट है, खास करके जो जैसे कि मेन सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके साथ साथ जो है आपको और भी सब्जेक्ट जो है कवर करवाएंगे, यानी जनरल साइंस। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है हिस्ट्री, और जो आपका पहला चैप्टर है स्टोन एज, वहां से स्टार्ट करते हैं। बेटा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। देखो, एक काम करेंगे, क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, ये सभी पीवाईक्यूज भी हैं, तो मेरे साथ पढ़ते हुए आप आंसर करना इसको कमेंट बॉक्स में, राइट। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे सॉल्व करने के लिए, सेल्फ सॉल्व करने के लिए तो कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो, या फिर आप अलग से लिख करके जो है कर सकते हो अपना जो है, क्योंकि खुद का प्रैक्टिस करना है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जो रॉबर्ट बुशरूट थे वो कौन थे। एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, जो है पुरा वनस्पति शास्त्री थे, पुरातत्वविद थे, इतिहासकार थे। ये दरअसल जो बेटा अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका जो है यूपी लोअर में क्वेश्चन जो है पूछा गया, 2015 पीटी में क्वेश्चन पूछा गया। तो जल्दी से आंसर कीजिए कि रॉबर्ट बुशरूट कौन थे। देखो बेटा, इसका जो आंसर है ना, वो इसका आंसर दरअसल एंड ए एंड बी होना चाहिए। क्यों ऐसा ए और बी होना चाहिए? क्योंकि जो रॉबर्ट बुशरूट थे ये एक जो है ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे, तो स्टेटमेंट ए भी सही है, और पुरातत्व जो है ये बी नंबर भी सही होना चाहिए, तो बी नंबर ये पुरातत्वविद भी थे। तो ए और बी इस वजह से दोनों सही होना चाहिए। तो इसमें कोई ऐसा जो है ई ऑप्शन करके होता तभी इसका आंसर सही होता। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये कह रहा है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से, जो कोपेनहेगन संग्रहालय है, तो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से यानी पाषाण, कांस्य और लौह युग, यानी त्रियुगीन विभाजन किया था। इन तीनों का त्रियुगीन विभाजन, जो कोपेन संग्रहालय की सामग्री प्राप्त होती है, तो संग्रहालय की सामग्री के आधार पे यानी पाषाण, कांस्य और लौह का जो है त्रियुगी विभाजन क्या था। इसका जो आंसर है वो बेटा जो है थॉमसन ने किया था। इसका आंसर क्या है? ए नंबर है। देखो, मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं। इन्होंने जो है ना डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी में, 1818 ईस्वी और 1820 ईस्वी में एक जो है कमिटी बैठती है, और इस कमिटी की यानी आयोग का एक रिपोर्ट आता है। उस रिपोर्ट के आधार पर कहा गया कि भाई इसकी जो कोपेनहेगन ये जो संग्रहालय है ना बच्चा, इस संग्रहालय की सामग्री के आधार पर यानी जो है यानी पाषाण, कांस्य और लौह युग का जो त्रियुगीन विभाजन वो है क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन ने किया। और थॉमसन ने जो है 1836 में ही ये जो क्लासिफिकेशन है इसी के हिसाब से संग्रहालय की जो वस्तुएं थी, ये जो कोपेनहेगन संग्रहालय में, तो सॉरी उन वस्तुओं का वितरण भी करते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो है क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले भाई बोलोगे कि 1818 से 1820, कब? 1820। इस 1818 से 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट आती है, और इस आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से जो है ये सारी चीजें होती हैं। और किसने किया था? ये थॉमसन ने किया था। ठीक है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट कि भाई 1836 ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जो 1836, तो 1836 में इसी के आधार पर जो है इस संग्रहालय की वस्तुओं का जो है वितरण किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार जो प्रमाण आपको प्राप्त होते हैं यानी उत्खनन के दौरान, तो पशुपालन का जो प्रारंभ है बेटा वो सबसे पहले कहां शुरू होता है? स्टेटमेंट है ए निचले पूर्व पाषाण काल में, स्टेटमेंट बी है पूर्व पाषाण काल में, और स्टेटमेंट सी है ऊपरी एवं पाषाण काल में, स्टेटमेंट डी है मध्य पाषाण काल में। ये यूपीएससी मेंस 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है।
जल्दी से आंसर कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। बेटा जो उत्खनित प्रमाणों के आधार पे जो पशुपालन का प्रारंभ है, नोटिस दिस पॉइंट बेटा, तो प्रारंभ आपका मध्य पाषाण काल में यानी स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए मध्य पाषाण काल का जो अंतिम फेज होता है, जो लास्ट फेज होता है, तो उसी में जो लाइव स्टॉक है, जो पशुपालन है, तो पशुपालन के साथ आपके मध्य पाषाण काल के लास्ट फेज से मिलने लगते हैं। अब ये ऐसे भाई जो साक्ष्य हैं वो एक्चुअल में मिलते कहां हैं, ये तो ठीक है बता दिया। तो ऐसे जो साक्ष्य अगर आप देखेंगे तो भारत में जो है आदमगढ़ यानी एक डिस्ट्रिक्ट है, एमपी में पड़ता है आदमगढ़। कहां बेटा? आदमगढ़। ये कहां पे पड़ता है? एमपी में पड़ता है। नर्मदापुरम जो है एक संभाग है, नर्मदापुरम एक संभाग है। तो इस नर्मदापुरम में जो है ये मध्य प्रदेश में है, तो वहां से भी साक्ष्य मिलते हैं। इसके साथ साथ एक साक्ष्य जो है आपका जो बागोर पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है, तो भीलवाड़ा के आसपास वाला जो क्षेत्र है, तो बागोर से भी जो है मध्य पाषाण काल के जानवरों के पालने का जो है क्या मिलता है? साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले वो स्थान है। यदि मध्य पाषाणिक प्रसंग में, देखो क्वेश्चन वैसे ही सेम जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो बस रिपीटिशन से क्वेश्चन का, और ये यूपी पीसीएस जो है आपके पीटी में पूछा गया। अब मध्य पाषाणिक प्रसंग में जो पशुपालन के प्रमाण, तो लंघनाज, आदमगढ़, बीरभानपुर, चौपानी मांडो। भाई अभी तो मैंने बताया कि इसके जो मध्य पाषाण काल से दो जगह साक्ष्य मिलते हैं। एक जो है एमपी में पड़ता है, जो एमपी में है आपका आदमगढ़। कहां बेटा? आदमगढ़। ये कहां? नर्मदापुरम में, नर्मदापुरम में। दूसरा आपका बागोर जो कि भीलवाड़ा, बागोर कहां? भीलवाड़ा राजस्थान में। दो ऐसे जो है क्या है बेटा? क्षेत्र हैं जहां पर जो है ये जो है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के जो है साक्ष्य देखने को प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? वापस से क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के जो उपकरण है प्राप्त हुए हैं? चौपानी मांडो से, महादहा से, ककोरिया से, सरायनहार से। अब बताइए इसका आंसर कीजिए कि ऐसा कौन सा जो स्थल है जहां से आपको हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो इसका बेटा मुझे जो है एक जो है ऑप्शन ई भी बनाना पड़ेगा, और इसका ऑप्शन ई इस वजह से बना रहा हूं क्योंकि महादहा और सरायनहार दोनों से भी जो है हड्डी के उपकरण प्राप्त होते हैं। तो कहां से? महादहा से और सरायनहार से। ये बेटा यूपी पीसीएस मेंस में, पहले यूपी पीसीएस मेंस जो है ऑप्शनल टाइप हुआ करता था, मल्टीपल एमसीक्यू बेस्ड, तो ये मेंस में क्वेश्चन 2010 में पूछा गया। ठीक है, अब जरा इसका एक्सप्लेनेशन सुन लो बेटा। होता क्या है ना कि मध्य पाषाण कालीन जो महादहा है, एक यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है प्रतापगढ़। यूपी में आपका एक डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। ये जो प्रतापगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है, ये वही प्रतापगढ़ है जहां से राजा भैया आते हैं। बड़ा इनका जो है आपने सुना होगा कि आप कई लोग विख्यात हैं या कुख्यात हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लो। तो उसी प्रतापगढ़ जिले में बड़ी मात्रा में जो क्या हड्डी और सींग के उपकरण मिलते हैं। हड्डी और सींग के, भारी मात्रा में हड्डी और सींग के उपकरण मिलते हैं। अब यहां पर जी आर शर्मा एक हिस्टोरियन है, ध्यान से सुनना। कौन? जी आर शर्मा। जी आर शर्मा एक हिस्टोरियन है। तो जी आर शर्मा ने जो है, ये जो हिस्टोरियन है, महादहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं। महादहा में कितने क्षेत्रों का बेटा उल्लेख करते हैं? ये महादहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो कि एक क्षेत्र है बेटा झील क्षेत्र, यानी जो झील वाला एरिया है। एक क्षेत्र है बेटा आपका बूचड़ खाना, और एक क्षेत्र है जो है आपका कब्रिस्तान वाला एरिया। तो 3 भागों में बटा है। तो जो बूचड़ खाना जो है, इस क्षेत्र से जो बूचड़ खाना, अब आप बड़ा सिंपल है कि बताओ बूचड़ खाना से ये संभावना है कि क्या मिलेगी भाई? तो यहां से हड्डी मिलती है बूचड़ खाने से। ठीक है, हड्डी और सींग दोनों के उपकरण देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ आभूषण जो है बड़े पैमाने पर यहां पर देखने को मिलते हैं। लेकिन जो आपका सरायनहार राय है ना बेटा, ये भी यहीं पर पड़ता है। और सरायनहार राय में ऐसा नहीं है कि यहां पर, लेकिन यहां थोड़ा सा अल्प मात्रा में क्या है, सरायनहार राय से
अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिलते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपकी स्क्रीन पर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। देखो ये यूपीपीसीएस आरओ मेंस 2013 में क्वेश्चन, और मैं बता दूं यूपीपीसीएस और यूपीएससी में क्वेश्चन कहीं से नहीं, सिर्फ घटना चक्र, मतलब सिर्फ का मतलब कि करीब 60% से ज्यादा क्वेश्चन आपको चाहे आरओ हो या यूपीपीसीएस हो, उसका कहीं जो है घटना चक्र से आपको मिल जाएंगे। रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, आप देख ही रहे हो। तो हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहां से प्राप्त होते हैं? जल्दी से इसका भी आंसर करना है, और इसका आंसर जैसे कि सराय नहर राय, महदहा से, लेखहिया से, चौपानी बांधव से। अभी क्या हमने बात की कि भाई जो सराय नहर राय है और जो भाई जो महदहा है, ये दोनों जो साइट हैं ये यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, और इस प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है तो उसमें इसको जो है जहां पे जीआर शर्मा उत्खनन करते हैं तो तीन क्षेत्र में बांटा जाता है। एक भाई बूचड़ खाना का क्षेत्र है, एक संकुल क्षेत्र है, कब्रिस्तान वाला क्षेत्र है, तो यहाँ और जो बूचड़ खाना वाला क्षेत्र है एक झील क्षेत्र है, और एक क्या है आपका कब्रिस्तान वाला। तो जो बूचड़ खाना से यहाँ पर भारी मात्रा में जो है जो सराय नहर राय और महदहा यहीं पड़ते हैं, तो यहाँ से जो है क्या मिलते हैं, सींग मिलते हैं और हड्डी के उपकरण मिलते हैं। अब महदहा से भारी मात्रा में मिलते हैं, सराय नहर राय से कम मिलते हैं। इसका जो आंसर है वो ई होना चाहिए, ए एंड बी इसका आंसर होना चाहिए, समझे आप। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान से जरा गौर फरमाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में सजाना है आपको। अब देखो प्लीज, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक मैप बना लो अपने भारत का, प्यारे भारत का मैप बना लो। चलो ऐसे इतने में समझ आ जाएगा आपको इस मैप के अंतर्गत। अब क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, कि पैसरा, लिखहिया, बीरभानपुर और महदहा। तो क्वेश्चन ये है, तो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन, क्योंकि देखो ये यूपी आरओ जो है ये आपका मींस 2021 में पूछा गया। अगर हम इसको क्रम से यानी पश्चिम से पूर्व के क्रम में दर्शाएं, जो है आपका पश्चिम से पूर्व के क्रम में, पश्चिम से अगर इसको हम पूर्व के क्रम में दर्शाते हैं, तो सबसे इसका जो पहले तो मैं आपको आंसर बता देता हूं, ये इसका आंसर है 4213। कैसे 4213, जरा देखो, ये बेटा आपका जो है महदहा, बताता जाता हूं, ये जो महदहा है ये कहां पड़ता है, अभी ध्यान करो मैंने क्या बताया था, ये जो आपका महदहा है ना ये प्रतापगढ़ यूपी में। तो मान लो कि ये आपका यूपी वाला क्षेत्र है, जरा समझो यूपी वाला क्षेत्र, तो ये प्रतापगढ़ में पड़ता है। चलो महदहा एम लिख लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप जाओ देखोगे दूसरे नंबर में है लिखहिया। लिखहिया दरअसल कहां पे पड़ता है, ये आपका थोड़ी से जुड़ा हुआ इधर मिर्जापुर वाला क्षेत्र है। तो जो लिखहिया है ना बेटा ये मिर्जापुर वाले क्षेत्र में, तो हमें पश्चिम से पूर्व सजाना है, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व तो यही होगा कि भाई ये ईस्ट वाला जोन होगा, इधर आप एक मिनट, इधर आप देखिए ये ईस्ट वाला क्षेत्र होगा, ये वाला पोर्शन आपका ईस्ट वाला होगा, ये आपका जो है वेस्ट जो है पश्चिम होगा। तो इधरी से पश्चिम से पूर्व की ओर चलना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया भाई, महदहा। महदहा कहां पड़ता है, ये आपके यूपी का जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट, अभी अभी बताया, जल्दी से बताओ, ये यूपी का जो आपका प्रतापगढ़ का जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। जो लेखहिया है ये मिर्जापुर, मिर्जापुर जहां से जो है सांसद कौन है, अनुप्रिया पटेल है, और ये यूपी में ही आता है, ठीक है। इसके बाद आप बिहार चले चलो, तो देखो इसके बाद आप बिहार का कुछ ऐसे नक्शा ले लो, मतलब अब देखो बहुत वैसे नहीं बन रहा है बिहार। और बिहार में जो आप देख रहे हो जो पैसरा है ना, ये बिहार से का जो है साइट है, बिहार में पड़ता है ये साइट, ठीक है। और ये बीरभानपुर, तो ये तो कई जगह बहुत पॉपुलर साइट है, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। किधर पड़ता है बेटा, वेस्ट बंगाल में। चलो तो बंगाल का, तो आप देखो पश्चिम से पूरब जाने पर जो यानी सबसे पहले 4 फिर 2 फिर 1 फिर 3, तो इस वजह से महदहा, लिखहिया, पैसरा और बीरभानपुर, इस वजह से इसका आंसर बेटा क्या है, सी नंबर है। ओके
चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हुए हैं। एक कब्र है और एक ही कब्र से बेटा 3 मानव कंकाल निकले हुए हैं। इसका आंसर करना है जल्दी से। तो कहां से निकले हुए हैं? सराय नहर रहा से, दमदमा से, महदहा से, लंघनाज से। चलो इसको मैं जल्दी से आंसर करो और फिर मैं आपको बताता हूं। एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल। चलो इसका आंसर जो है वो जो है बेटा क्या है? दमदमा से। कैसे? जरा इसका एक्सप्लेनेशन सुन लो। ये दमदमा भी देखो, ध्यान रखना, ये सराय नहर रहा हो गया, महदहा हो गया और दमदमा, ये तीनों ही साइट कहां पड़ती हैं? आपके प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ये ध्यान रखना, कई बार ऐसे पूछ लेता है। तो सराय नहर रहा है, महदहा और दमदमा, ये तीनों कहां हैं? जो है आपका जो है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो महदहा और दमदमा का उत्खनन होता है बेटा। ये सराय नहर, महदहा, मतलब महदहा और दमदमा का। अब दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक जो है उत्खनन का कार्य चलता है, खुदाई चलती है। इसके बाद पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्र में जो है, जो पश्चिमी वाला एरिया था और जो मध्यवर्ती वाला एरिया था, यहां पर बेटा 41 समाधान, प्लीज नोटिस दिस पॉइंट। कितने? 41 समाधान। तो 41 समाधान जो है प्राप्त होते हैं। इसके बाद इन समाधानों में से 41 में से 5 समाधान जो हैं वो किसमें है? जोड़े में है। ध्यान से सुनना, 41 में से 5 समाधान जो है यहां पे, 41 में से कितने? 5 ये बेटा जोड़े में है। 5 आपके जोड़े में है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं, यानी 3 जो मानव कंकाल हैं, 3 मानव कंकाल वो एक साथ मिले हैं। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये क्षेत्र का ये कहां पड़ता है भाई? ये है आपका जो है दमदमा में। तो ठीक है, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। अब बताओ कि जो खाद्यान्न है ना, खाद्यान्नों की जो कृषि है सर्वप्रथम कब प्रारंभ होती है? खाद्यान्नों की जो कृषि है सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, जल्दी से आंसर कीजिए। नवपाषाण काल में, चलो नवपाषाण काल में, मतलब सही नहीं करना है, मध्यपाषाण काल में और पुरापाषाण काल में, और जो है आपको प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो जो खाद्यान्नों की जो कृषि है वो सबसे पहले कब स्टार्ट होती है? इसका आंसर तो वही बता ही दिया था, देखो यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया, नवपाषाण काल में। कब? नवपाषाण काल में। होता क्या है कि जो खाद्यान्नों का बेटा उत्पादन है वेरी फर्स्ट टाइम नवपाषाण काल में हुआ। और ये वही टाइम पीरियड माना जाता है जब जो मनुष्य है इस समय जो है कृषि कार्य में क्या होता है, वो उससे संलग्न होता है या कृषि कार्य से जुड़ना शुरू कर देता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो जो वेरी फर्स्ट पीरियड होता है वो नियोलिथिक एज है। क्या है? नियोलिथिक एज है, नॉट मियो, नियो, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर जो है 10 है आपकी स्क्रीन पे। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है? नीलगिरी पहाड़ी पे, शिवालिक की पहाड़ी पे, यानी शिवालिक की पहाड़ी पे, नर्मदा घाटी पे, नल्ला मलाई की पहाड़ी पे, या नीलगिरी की पहाड़ी पे। जल्दी से आंसर करना है। ये उत्तराखंड पीसीएस 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया। जल्दी से आंसर कीजिए बेटा। देखो अगर हम आंसर करते हैं तो वेरी फर्स्ट टाइम थोड़ा सा सुन लो कि जो है ये जो है नर्मदा घाटी जो है, एक मिनट, नर्मदा घाटी है। तो वेरी फर्स्ट टाइम जो है नर्मदा घाटी में एक स्थान है हथनौरा। क्या है? हथनौरा। ये जो स्थान है ना बेटा जो है हथनौरा, ये एमपी में एक डिस्ट्रिक्ट है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? सीहोर डिस्ट्रिक्ट। तो वहीं पे उसी पुरा स्थल से ये प्राप्त होता है। और इसकी जो बेटा खोज है ना वेरी फर्स्ट टाइम, इसकी जो खुदाई आप खोज कह सकते हो, तो एक विद्वान होते हैं, हिस्टोरियन होते हैं, अरुण सोनकिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या नाम है? अरुण सोनकिया। अरुण सोनकिया। तो अरुण सोनकिया जी ने जो है 1982 में, कब? 1982 में किया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो जल्दी जल्दी आंसर करना है, ठीक है। तो कहां सबसे पहले प्राप्त होता है? नर्मदा घाटी में। ये जो है नर्मदा जो है कहां पड़ता है? हथनौरा। और ये जो है सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। और एक विद्वान है अरुण सोनकिया, उन्हीं ने 1882 में जो है इसकी खोज करी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
क्वेश्चन नंबर 11 ये स्क्रीन पर है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी से प्राप्त हुआ? कहा जा रहा है प्रथम मानव जो जीवाश्म है वो भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त होता है? गंगा नदी घाटी से, नर्मदा घाटी से, यमुना घाटी से, ताप्ती घाटी से। उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये जो है देखो बीपीएससी जो है जब री एग्जाम होता है 2020 में, ये तब क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ध्यान रखो मैंने अभी तो ये डिस्कस किया था, तो इसका जो है इसका आंसर क्या है? नदी घाट, नर्मदा नदी घाटी। देखो नर्मदा नदी घाटी क्यों? क्योंकि अभी देखो ये हथनौरा है जो कि सीहोर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो वही पूरा स्थल में वेरी फर्स्ट टाइम नर्मदा घाटी में जो है ये जीवाश्म जो फॉसिल्स है मानव के वो प्राप्त होते हैं। और ये प्राप्त करने वाला जो विद्वान होता है वो कौन होता है बेटा? अरुण सोनकिया। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, अरुण सोनकिया। ओके चल, इसके बाद है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव के द्वारा जो प्रयुक्त होने वाला जो अनाज है वेरी फर्स्ट टाइम सर्वप्रथम अनाज वो कौन था? गेहूं था, चावल था, जौ था, बाजरा था। ध्यान से सोच समझकर आंसर कीजिए। कह रहा है मानव ने ऐसा कौन सा वेरी फर्स्ट टाइम जो अनाज है वो प्रयुक्त किया? तो गेहूं किया, जौ किया, चावल किया, बाजरा किया। ये भी देखो यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। बेटा मानव सर्वप्रथम जो है जौ का प्रयोग करता है। किसका? जौ का प्रयोग करता है। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन सुन लो। देखो बेटा होता क्या है कि मानव जो ह्यूमन सोसाइटी है, तो मानव समाज में बेटा 8 प्रकार के, यहां पे लिख लेते हैं, मानव समाज में 8 प्रकार की जो खाद्य अनाजों का जो है प्रयोग करता था। यानी जो खाद्य क्या है? अनाज है, 8 प्रकार के खाद्य अनाजों का क्या करता था भाई? प्रयोग करता था। इसमें से कौन कौन से खाद्य अनाज 8 प्रकार के हैं? जौ, गेहूं, चावल। क्या है भाई? जौ है, गेहूं है, गेहूं है, चावल है, क्या है? चावल है। चावल के 3 हो गए। 4 इसमें जो है आपका मक्का, बाजरा और सोरगम है। यानी जो है मक्का, बाजरा, बाजरा और छठवां सोरगम है, सोरगम है। और आपका जो है अंतिम है जई, 7वां नंबर का जो है जई है। ठीक है, 7 8 बताए हैं ना, तो फिर जई के 8वें नंबर का राई लिख लो। ये मानो जो है 8 खाद्यान्न पदार्थों का ध्यान रखना, ये भी नंबर से पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये जो अनाज थे ना, तो वेरी फर्स्ट टाइम ये सभी जंगली पौधे थे बेटा। फिर इनको जो है लगातार बोते बोते बोते, ये जो पहले जंगली घास के तौर पे थे, फिर इनको जो है बीज में परिवर्तित किया गया और अलग अलग क्षेत्रों में फिर मानव के द्वारा इनको उगाया जाने लगा। ठीक है, अब देखो अगर हम जो है वर्ल्ड वाइड देखते हैं बेटा, वैश्विक दृष्टि से अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि वेरी फर्स्ट टाइम जो बार्ले है, जौ है, यानी जो ये जौ है, ये करीब आपका कितना? 8000, यानी 8000 बीसी, 8000 बीसी, 8000 बीसी है। ठीक है, तो 8000 बीसी के आसपास जो भूमध्य सागर जो ईरान वाला क्षेत्र था, तो पश्चिम एशिया के देश में जो है मानव के द्वारा सबसे पहले क्या है बेटा? जौ उगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है लगभग इसी टाइम में जो है 8000 बीसी के आसपास जो है गेहूं भी उगाया जाने लगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछे सबसे पहले, तो आपका जवाब क्या रहेगा भैया? जौ रहेगा। ठीक है, वेल इसके बाद है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कितनी बार आया? यूपी लोअर में आया और यूपी दो बार आया यूपी लोअर में। देखो ये रिपीट होता है क्वेश्चन, है ना, और बहुत क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं कि बहुत क्वेश्चन यहाँ रिपीट ही होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। देखो कहा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पूछा जा रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है कि कृषि के बेटा प्राचीनतम साक्ष्य कहां प्राप्त होते हैं।
अब यहां पर कुछ चीजों रिसेंट डेवलपमेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। उस समय जो है आयोग ने इसका आंसर कुछ और माना था, इसका जो आयोग ने आंसर जो है मेहरगढ़ माना था, लेकिन इसमें रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है। देखो होता क्या है ना बेटा, कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है, ठीक है, जो है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है, ना कि एशिया महाद्वीप की। तो ये ध्यान रखना है। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है ना, तो कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य वाला जो है उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है बेटा, यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर, ये जो संत कबीर नगर बेटा जो डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर जो संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव जो है, ये आप देख रहे हैं बी नंबर पर, तो ये साइट पड़ती है लहुरा देव। यहां पे कहा जाता है कि 9000 बीसी से, यानी 9000 बीसी से लेकर के 7000 बीसी तक, 9000 बीसी से लेकर के 7000 बीसी तक के जो है, मतलब इस टाइम पीरियड के क्या मिलते हैं बेटा, चावल के जो है साक्ष्य मिलते हैं। ये आपका न्यू डेवलपमेंट है। पहले इसका आंसर मेहरगढ़ ही लोग लगाते थे, लेकिन अभी इसका आंसर अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप क्या लगाओगे बेटा, लहुरा देव लगाओगे। क्यों? क्योंकि ये रिसेंट डेवलपमेंट है। इसमें हुआ क्या कि जो संत कबीर नगर है जो मैंने आपको बताया, ये संत कबीर नगर कहां पड़ता है, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है। यहीं से 9000 से 7000 बीसी के टाइम पीरियड के बीच जो है यहाँ पे चावल के साक्ष्य मिलते हैं। अब इस नवीनतम खोज से पहले जो है इसका जो आंसर मेहरगढ़ था। ये मेहरगढ़ आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का एक बलूच वाला क्षेत्र है, जो जहां पे बलूच रहते हैं, बलूच ट्राइब्स है, तो बलूचिस्तान में है। और यहां पर 7000 ईसा पूर्व के आसपास जो है वेरी फर्स्ट टाइम गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। पहले इसका आंसर दरअसल यही माना जाता था। जबकि प्राचीनतम जो चावल के साक्ष्य है वो यूपी का एक, यूपी में जहां से हम आते हैं इलाहाबाद, ये जो कोल्डेहवा, ये यूपी में पड़ता है। तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य वाला जो है ना, यूपी का कोल्डेहवा है, ठीक है। और ये जो कोल्डेहवा एक यहाँ पर जो है इलाहाबाद में एक नदी है बेलन, तो बेलन नदी के तट पर है। अब यहां से करीब बेटा 6500 बीसी के आसपास के चावल की जो है भूसी का साक्ष्य मिलता है। तो ये ध्यान रखना कि अगर अब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा, लहुरा देव। अभी भी मत मेहरगढ़ लगे रहना। क्यों? यही जो है बहुत सारी चीजें जो रट जाती हैं आप लोगों को, तो फिर उसमें कोई सुधार ही नहीं करते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है इस आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर अगर 14 को देखेंगे तो कहा जा रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। अब वही है अगेन क्वेश्चन, तो भाई बताओ, अब यहां पर ध्यान देना है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, तो भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है, ठीक है। तो अब जल्दी से आंसर कीजिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में, अब देखो यहां पर यह है कि अगर यह पूछा जाए कि भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, तो आप किसको लगा दोगे भाई, यहां पर आप जो है कोल्डेहवा को लगा दोगे। लेकिन जब अगर आप उसमें से स्टेटमेंट आपको अगर ये ना हो कि भाई जो है लहुरा देव ना हो, तब आप फिर मेहरगढ़ पे जाओगे। कहां? मेहरगढ़ में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ओके। चलो अब भारतीय उपमहाद्वीप में जो है कृषि के जो है प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, तो भारतीय, अब देखो सेम क्वेश्चन है, वही रिपीटेड हो रहा है, तो यहां पर भी आप क्या लगाओगे, मेहरगढ़ लगाओगे, ठीक है, जब ऑप्शन ना हो आपके पास। अब अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, कौन सा, उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप का, ठीक है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां कृषि के जो स्टार्टिंग के अभ्युदय के प्रमाण मिलते हैं, तो वही बेटा अगेन मेहरगढ़। देखो ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या है इसका आंसर, मेहरगढ़। जब तक अगर आपको जो है संत कबीर नगर का ये जो है आपको एरिया नहीं देता है, तो तब तक आप मेहरगढ़ लगाएंगे। अदरवाइज आप जो है इसका जो आंसर है लहुरा देव अगर आता है तो फिर लहुरा देव लगाएंगे, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। अगला है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारत में पशुपालन
और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहां? अंजिरा से, किलीगुल मोहम्मद से, दम्बसदात से, मेहरगढ़ से। जल्दी से आंसर करना है, तो इसका बेटा आंसर जो है वही फिर मेहरगढ़ हो जाएगा। ठीक है, ये बीपीएससी में देखो ये क्वेश्चन पूछा गया। ये कितना रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, कितने रिपीटेस जो है रिपीटेंस है। अब क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक यानी यूपी की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। अब स्टेटमेंट फर्स्ट है कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सही है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की बात हो रही है। दूसरा है प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है। अब इसमें से जल्दी से आपको आंसर करना है कि इसका आंसर कौन, एक, केवल दो, एक और दो, और ना तो एक और ना तो दो। इसका आंसर बेटा क्या रहेगा? सी। क्यों? क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है। मैंने आपको बताया कि इस प्रदेश में जो यूपी है, तो जो संत कबीर नगर है वो यूपी में ही पड़ता है, और संत कबीर नगर में जो लहुरा देव है, यहां से 9000 से 7000 बीसी के आसपास जो है कृषि के क्या होते हैं, प्रमाण मिलते हैं। अब दूसरा है कि प्राचीनतम कृषि जो है अन्न यानी जो है जौ और धान, जो कि मैंने आपको बताया, तो जौ और धान जो है आपको यही यूपी से ही मिल रहा है। धान कहां से बेटा? कुलडेहवा। कुलडेहवा कहां पड़ता है? बेलन नदी के तट पर, इलाहाबाद में। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 19 है। उस स्थल का नाम बताओ जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। बताओ, प्राचीनतम स्थायी जीवन की बात हो रही है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से आपको आंसर करना है बिना टाइम लिए। तो धौलापीरा, किलीगुल मोहम्मद, कालीबंगा, या आपका मेहरगढ़, या धौलापीरा, या किलीगुल मोहम्मद। जल्दी से आंसर करो। इसका बेटा जो आंसर है वो है आपका डी नंबर, मेहरगढ़। डी नंबर कैसे है जरा ध्यान से सुनो। देखो, स्थायी जीवन के जो वेरी फर्स्ट टाइम जो प्रमाण हैं, ये मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। तो जो इसका कछारी मैदान है ना बेटा, तो कछारी मैदान में जो है ना मतलब ये डिपोजिशन जो स्थायी तौर से यानी टेम्परेरी नहीं बल्कि जो है परमानेंट डिपोजिशन के जो है क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। और उसी टाइम जो है यहाँ पे लोग जो है करीब 7000 बीसी के आसपास जो है क्या करने लगते हैं कि खेती करने लगते हैं। यहाँ पे एक और साइट है जो किलीगुल मोहम्मद और ये कालीबंगा, इनके बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। इसका आंसर डी रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इसके भी बारे में। कालीबंगा बेटा राजस्थान में पड़ता है, और ये भी जो है ना किलीगुल मोहम्मद और कालीबंगा। तो अगर आप किलीगुल मोहम्मद की बात करें तो करीब 4000 बीसी के आसपास जो है कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। ये आपका जो कालीबंगा है ना, यहाँ पर 3500 बीसी के आसपास जो है 3500 बीसी के आसपास कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। मेहरगढ़ से 7000 बीसी के आसपास कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, किलीगुल मोहम्मद से आपको 4000 बीसी के आसपास कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 20। अब कितना भी टाइम लग जाए हम कोशिश करेंगे कि एक एक टॉपिक कंप्लीट करते हुए आगे, एक एक पूरा चैप्टर, चाहे वो जितने देर का चैप्टर हो। क्यों? क्योंकि इसे आप जो है ना भाई पीसीएस के एग्जाम आ रहा है तो थोड़ी सी प्रायोरिटी में करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? यानी मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहां से? औदे से, बगौर से, बोरी से, लखनिया से। अब बताइए इसका आंसर क्या रहेगा बेटा? अभी आपको मैंने बताया भी था, जो है इसका आंसर बागोर राजस्थान में पड़ता है। इसका आंसर जो है देखो, मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो आपके कहां से? आदमगढ़, जो कि नर्मदापुरम जो है संभाग में पड़ता है, एमपी में पड़ता है। और ये आपका जो बागोर है ये आपको राजस्थान में पड़ता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा है? दो पूछे जा सकते हैं। अगेन ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में भी ये क्वेश्चन, अब ये तो क्वेश्चन दरअसल रिपीट है। आदमगढ़, वापस से बता देता हूं, आदमगढ़, और दूसरा आपका बागोर, भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 21। अब ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी, लेकिन सभी देखो सिविल सर्विस, स्टेट सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहां पर ध्यान देना है, निम्नलिखित में से किसको चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, लौह युग। जल्दी से आंसर करना है। तो इसमें से जो है चैल्कोलिथिक एज
तो चैल्कोलिथिक जो ताम्रपाषाण पीरियड है, ताम्रपाषाण काल, इसको चैल्कोलिथिक एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? चैल्कोलिथिक एज कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। चलो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 22। आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, यहां से काले लाल रंग के मृदभांड जिन पर जो है सामान्यतः सफेद रंग से जो ज्यामिति जो है आकृतियां उकेरी गई थी। क्वेश्चन का जो है जल्दी से आंसर करना है। आंसर क्या क्या करना है, जल्दी से ध्यान से सुनिए और आंसर करने का प्रयास कीजिए। चलो अब बताओ कौन कौन सा इसमें आहार सभ्यता के बारे में बात हुई है। इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सॉरी इसका आंसर है वो ए नंबर 1, 3 और 4। क्या है? 1, 3 और 4। यानी ये भी राजस्थान पीसीएस में पूछा गया और राजस्थान पीसीएस में कुछ जानदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आंसर कैसे 1, 3 और 4 है, थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखो बेटा, ये जो आहार है ना, अगर राजस्थान का जो दक्षिणी वाला हिस्सा है, ऐसे देखो कि जो राजस्थान है मान लो, तो राजस्थान का जो सदर्न वाला, साउथ वाला हिस्सा है, दक्षिण वाला, तो दक्षिण पूर्वी, इवन दक्षिण पूर्वी कह लो ये वाले हिस्से में, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ताम्रपाषाणिक स्थल है, ये चैल्कोलिथिक क्या है, ये साइट है। और इसी में जो है आहार संस्कृति के लोग जो है रहते थे। ये जो आहार कल्चर के लोग हैं ना, ये कृषक भी हुआ करते थे, एक कृषक हुआ करते थे, और कृषक के साथ साथ बेटा ये जो है पशुपालक भी हुआ करते थे, पशुपालक भी हुआ करते थे। अब ये करते क्या थे कि ये गेहूं, जौ, चावल इसको से जानते थे, ये परिचित थे। आहार का एक दूसरा बेटा जो नाम है ताम्रवंती, ध्यान ये भी ध्यान रखना, तो आहार का नाम क्या है? ताम्रवंती। तो ये क्या करते थे भाई, जो है ये तांबा वाला स्थान, ताम्रवंती का मतलब होता है तांबा वाला स्थान, तो ये उससे भी ये वहां से मिलता था तो उसका भी काम करते थे। अब यहां जब बहुतायत में आप खुद ही सोचो ना कि जब भारी मात्रा में ये मिलेगा, अगर आपको तांबा मिलेगा, तो यहाँ के निवासी ऑब्वियस है कि क्या करेंगे, तांबा को गला करके जो है, गला करके उसका कुछ ना कुछ भाई जो है ऑर्नामेंट, या कुछ ऑर्नामेंट मत कहो, मतलब कोई ना कोई जो है बर्तन वगैरह बना लेंगे। तो स्टेटमेंट वही फर्स्ट हो जाता है। मैंने आपको ये बताया कि चावल से परिचित थे, कृषि से परिचित ही थे। दूसरा है धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि और भी चीजों से तो भाई ये परिचित हैं। आहार वासियों की अर्थव्यवस्था का ये प्रमुख साधन आप कह सकते हो कि धातु का काम था, लेकिन एकमात्र साधन नहीं था, और इसी वजह से स्टेटमेंट जो है तीसरा क्या हो जाता है बेटा, गलत हो जाता है। जब यहां ओनली वाले में ध्यान रखना होता है। चौथा है कि भाई ये जो है काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामिति आकृतियां उकेरी गई हैं, तो इस वजह से चौथा भी सही है। तो 1, 2 और 4 सही, इसका स्टेटमेंट क्या है, ए नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर के, यानी स्टोन एज से लेकर के, ध्यान से सुनना, स्टोन एज से लेकर के आपको हड़प्पा पीरियड तक, हड़प्पा सिविलाइजेशन तक के जो है सांस्कृतिक जो है अवशेष मिलते हैं। तो बेटा ये जो है साइट है आपकी मेहरगढ़। कहां से? मेहरगढ़ से। देखो ये जो मेहरगढ़ है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में है, और यहां से आप स्टोन एज से लेकर के आपके जो है ना, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन तक के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो अगला स्टेटमेंट है, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? जो नौदा टोली है ना बेटा, मैं आपको एक हिंट देता हूं तो आसानी से जान पाओगे। देखो ये नौदा टोली मध्य प्रदेश का जो है, ये मतलब मध्य प्रदेश में पड़ता है, और इसका उत्खनन जो है एक वहां पे डेक्कन कॉलेज था, उस डेक्कन कॉलेज में पूना के प्रोफेसर थे एचडी संकालिया साहब। तो एचडी संकालिया जी ने जो है इसका जो है नौदा टोली का जो एमपी में ये जो साइट पड़ती है इसका उत्खनन करवाया था। अब इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक स्थल है, और इसकी तिथि लगभग जो है, जो आपको मैं बता दूं, ये 1500 से लगा करके 1500 से लगा करके ये 1300 बीसी के आसपास मानी जाती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका जो है टाइम पीरियड है। आगे देखो आप,
नोडा टोली। अब देखो अगेन उसी से संबंधित क्वेश्चन, तो जल्दी से आंसर करना है। तो किससे भाई नोदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? भाई मध्य प्रदेश में अवस्थित है, यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो नोदा टोली किस कहां अवस्थित है? भाई एमपी में, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहत पाषाण यानी बड़े पत्थर के सन्यासी गुफाओं के रूप में, यानी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बेटा मृतक को दफनाने के रूप में इसका आंसर होगा, लेकिन जल्दी जल्दी आंसर कर देना है, थोड़ा सा टाइम में कम दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो बृहत पाषाण के बारे में अगर थोड़ा सुनना है, देखो होता क्या है कि जो नियोलिथिक एज में, नव पाषाण काल में, अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे तो साउथ इंडिया में जो सौ थे, यानी जो है जो जब लोग मर जाते थे तो सौ थे, तो शवों को बड़े बड़े पत्थर से दफनाने की परंपरा थी बेटा। अब इन समाधियों को जो बड़े बड़े जो पत्थरों से विशाल पत्थरों से ढक दिया जाता था, तो इसको जो है बृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता था। इसको क्या है? बृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से भी जाना जाता था। अब जैसे कि भाई शिष्ट समाधि हो गया, पिट सर्किल हो गया, तो ये सारी चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है, राख का टीला किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला, क्वेश्चन 27, बुधिहाल से, संगनकल्लू से, कुलडेहवा से, ब्रह्मगिरी से। बेटा इसका आंसर है संगनकल्लू से। कैसे इसका आंसर संगनकल्लू है? थोड़ा सा इसके बारे में भी सुन लो। देखो कर्नाटका में मैसूर जो राज्य हुआ करता था, तो मैसूर के पास एक बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है। बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में ही एक साइट है संगनकल्लू, और इसी संगनकल्लू से जो है पुरापाषाण काल से के जो है राख के जो टीले हैं, नौपाषाण कालीन पुरा स्थल, नौपाषाण नॉट पुरापाषाण, ध्यान रखना, आई एम सॉरी। हाँ, तो नौपाषाणिक जो है पूरा स्थल मिलता है और यहीं पर राख का टीला, ठीक है। तो स्टेटमेंट भी इस वजह से सही है। भीमबेटका बेटा किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, खनिज के लिए, सोन नदी का उपागम स्थल है। जल्दी से आंसर करना है, भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? भीमबेटका बेटा गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर गुफाओं में जो है पत्थर में जो है क्या बने हैं? चित्र बने हैं। ये दरअसल इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूं क्योंकि क्वेश्चन अभी रिपीट हो सकता है। देखो मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है रायसेन, जो कि ये अब्दुल्लागंज के समीप है, और ये बहुत ज्यादा भोपाल से ज्यादा दूरी नहीं है, भोपाल से करीब करीब आप ये कह सकते हो 100-150 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहीं पर जो है ये भीमबेटका स्थित है, और यहीं पर जो है प्रागैतिहासिक काल के जो है चित्रों के एक श्रेष्ठ उदाहरण देखने को मिलते हैं। इन गुफाओं में अगर मैं आपको बता दूं तो एक्चुअल में जीवन के रंगों को यहाँ पर जो है जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के माध्यम से उकेरा गया है। इसमें से अलग अलग पशुओं को बनाया गया है। यह भी पूछा जा सकता है इन पशुओं में, जैसे भाई हिरन को बनाया गया है, हाथी को बनाया गया है, हाथी के साथ साथ जो सांभर हिरन जैसे ही होता है, सांभर को बनाया गया है। इसके चित्र देखने को मिलते हैं, और ये चित्र अब तक लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान जो है ऐसे चित्रों में, 700 शिलाश्रय, तो ये भी ध्यान रखना है। और जिसमें से जो है इन 700 में से 500 में चित्र पाए गए हैं, ठीक है। चलो अगला है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? देखो आ गया ना, तो स्टेट, अब देखो ये सभी जो है ना रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अब कौन सा बेटा? भीमबेटका, ओके, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, भीमबेटका। चलो भीमबेटका की गुफाएं कहां स्थित है? अब्दुल्लागंज, रायसेन, बिल्कुल सही है, मैंने अभी आपको बताया था। पंचमढ़ी, सिंगरौली, भोपाल, नहीं भोपाल के पास में रायसेन डिस्ट्रिक्ट, अब्दुल्लागंज में, ठीक है। चलो भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? घगरिया, भीमबेटका, लिखैया, आदमगढ़। बेटा इसका आंसर होगा भीमबेटका। मैंने आपको बताया 500 से ज्यादा जो है शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। अच्छा इसमें से ये भी लिख के है आंसर भी। चलो क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्र हैं तो शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ऐसा कौन सा वीर था? जरा इनको समझा, जाना और फिर इनको खोजने का प्रयास किया। जल्दी से इसका आंसर करने का प्रयास कीजिए और मैं आपका वेट कर लेता हूं बेटा। चलो
इसका आंसर अब दे चुके होंगे आप, बीएस वाकड़कर। ध्यान रखना, भीमबेटका को पहली बार अगर किसी ने जो है शैलाश्रय जो शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व के तौर पे जो है इन्होंने अगर खोजा या देखा तो वो थे, कौन थे? बीएस वाकड़कर थे। देखो मध्य प्रदेश का जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, तो भीमबेटका की जो गुफाएं वहीं पर हैं। और इसकी खोज बेटा होता क्या है कि जो है आपका 1957, तो 1957 में बीएस वाकणकर ने जो है इसको खोजा। और ये गुफाएं है ना, ये यूनेस्को ने भीमबेटका जो शैल चित्रों को अपनी जो है ये जो विश्व विरासत की सूची होती है उसमें भी शामिल कर रखा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, भीमबेटका को किसने खोजा? तो अब बताओ, एच डी सेंकालिया, डॉक्टर एस श्याम सुंदर दास, विष्णुधर वाकड़कर और राजबली पांडे। अरे वही मैंने बताया ना, जो है बीएस वाकड़कर। तो ये आपका जो है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी नंबर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये विष्णुधर जो है वाकड़कर है, इन्होंने ही खोजा था। क्वेश्चन नंबर जो है 34 है, गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, नोह में, अहिछन्न में, लाल किला में। आंसर करना है बेटा, इसका जो आंसर होगा गौरिक मृदभांड पात्र, इसका आंसर है हस्तिनापुर में। जरा थोड़ा सा सुन लो। देखो बेटा, गंगा यमुना का जो है द्वाब की जो सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने बहुत जो है अत्यंत जो विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण जो है गैरिक मृदभांड कहा गया। अब इस मृदभांड परंपरा के जो पात्र जो है वेरी फर्स्ट टाइम जो हस्तिनापुर है यहां से प्राप्त होते हैं। अब देखो क्या है कि 1950-51 में 50 से 52 यानी 2 साल तक खुदाई होती है ना, तो 1950 से 52 में जब इस दौरान खुदाई होती है तो हस्तिनापुर जो है पुरास्थल देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट बात यह है, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि जो बीबी लाल है, तो बीबी लाल के निर्देशन में खुदाई होती है, यह भी क्वेश्चन बनेगा। बीबी लाल, ठीक है, इनके निर्देशन में, बीबी लाल के निर्देशन में क्या होती है भाई? ये खुदाई होती है। ठीक है, वेल अगला है जो है ताम्राश्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। आज भी ये जो है ना, ये परंपरा आप देखने को मिल जाएगी। तो जल्दी से आंसर करना है कि कैसे कैसे, कहां मृतकों को कैसे रखते थे। इसका आंसर बेटा हो जाएगा ए नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ये उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे ये लोग जो है ऐसे दफनाते थे, ऐसे रख करके। ठीक है, तो ध्यान रखना, उत्तर से यानी नॉर्थ से लेकर के साउथ की ओर। ओके, चलो। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का जो है कंकाल का समाधान मिला है? बेटा ऐसा कौन सा स्थल है? तो इसका जो है आंसर होगा ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरान, मास्की। जल्दी से आंसर करना, इसका आंसर होगा बुर्जहोम। कैसे बुर्जहोम होगा? देखो जम्मू कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है श्रीनगर, तो श्रीनगर में ही ये बुर्जहोम आता है, वहीं की ये साइट है। अब नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ यहाँ पर जो है कुत्ते के दफनाने का भी समाधान मिलता है। और यहां से एक और इंपॉर्टेंट बात है कि गर्तावास भी मिले हैं, जो कि गड्ढों वाले घर होते थे। यहाँ की प्रमुख विशेषता है गर्तावास। गर्तावास यहाँ की प्रमुख विशेषता है। राइट, चलो 37, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाने वाला साक्ष्य मिला है? वही अगेन रिपीट हो गया भाई, बुर्जहोम अभी बताया। गर्तावास के साक्ष्य कहां पर मिले हैं? अभी इसको रिपीट किया था, तो बुर्जहोम, कुलडेहवा, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू। तो आंसर करना है बेटा कहां? बुर्जहोम से। 39, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ऐतिहासिक स्थान है और यहाँ ख्याति का कारण है। बुर्जहोम किस लिए जो है पॉपुलर है? चंद्रकेतुगढ़ किस लिए पॉपुलर है? गणेश्वर किस लिए पॉपुलर है? जल्दी से इसमें से और कौन सा सही सुमेलित है? तो आपको आंसर करना है कि इन निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। चलो, अब देखो ये यूपीएससी 2021 में ये क्वेश्चन जो है ना, यूपीएससी ने प्रॉपर पूछा और अभी ये लेटेस्ट पूछा है 2021 में। ठीक है, इसका जो आंसर है बेटा वो 2 और 3, यानी चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला से और गणेश्वर ताम्रपाषाणिक जो है कलाकृतियों से।
बुर्ज होम बेटा शैलकृत देव मंदिर नहीं है बुर्ज होम में, ये गलत हो जाएगा। बाकी 2 और 3 सही हैं। देखो बुर्ज होम जो है ये नौपाषाणिक पुरास्थल है, जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर है वहीं पर है। और ये पुरास्थल की खोज बेटा 1935 में जो है डी टेरा और पीटरसन ने करी थी। किसने? डी टेरा और पीटरसन ने करी थी। अब इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं, तो ये भी ध्यान रखना है, जो कि बता चुका हूं। जो आपका ये देख पा रहे हो ना चंद्रकेतुगढ़, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। जो चंद्रकेतुगढ़ है ना बेटा, ये पश्चिम बंगाल में है, ये पश्चिम बंगाल की साइट है। और ये ऐतिहासिक जो है पुरातात्विक पुरास्थल है, जो कि ये विद्याधारी नदी के किनारे पर है। और ये ऐतिहासिक काल के जो टेराकोटा कला से संबंधित रहा है, ये उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल रहा है। अब जो है तत्कालीन जो शिल्प कौशल की असामान्य विशेषता भी यहाँ की रही है। जो तीसरा स्टेटमेंट है ना, ये जो बेटा गणेश्वर है, ये सॉरी गणेश्वर राजस्थान में पड़ता है और ये ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। अब इस पुरास्थल की जो खोज है बेटा राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के एक प्रोफेसर थे रतन चंद अग्रवाल, इन्होंने ही करी थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 39 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 40, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र के, क्वेश्चन को ध्यान से ध्यान देना है। मुराहना पहाड़, घघरिया, बगही खोर, लिखहिया। बेटा इसका आंसर जल्दी से कीजिए, इसका आंसर है डी नंबर, लिखहिया से। कैसे लिखहिया से? देखो यहां पर डॉक्टर जे.एन. पांडे की एक पुस्तक है पुरातत्व विमर्श, तो वो कहती है कि जो विंध्य क्षेत्र में जो लिखहिया के शिलाश्रय हैं, तो शिलाश्रय संख्या नंबर 1 का जो मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त यहां पर जो है 17 मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है, और इनमें से जो है अभी भी कुछ सुरक्षित हालात में देखने को मिलते हैं। तो आप, और एक यूनिवर्सिटी है ऑरेगन यूनिवर्सिटी अमेरिका की जो है, यूएसए की है, वहां के एक जो है हिस्टोरियन है जॉन लुकास, वो कहते हैं कि भाई यहां से जो 27 मानव कंकाल मिले हैं। तो ये दोनों पूछा जा सकता है कि भाई जॉन लुकास 27 की बात करते हैं और यहाँ पर जो जे.एन. पांडे की जो बुक है वो 17 जो है मानव कंकाल की बात कर रही है। ठीक है, चलो अगला स्टेटमेंट है भाई, स्टेटमेंट ये है, नीचे 2 कथनों पर दिए गए हैं, एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभी कथन ए, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने, यानी जो विंध्य क्षेत्र के जो पाषाण युगीन लोग थे, इन्होंने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी के प्रवचन किया। आर है रीजन, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। स्टेटमेंट नीचे दिए गए कूट का सही से चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। जल्दी से आंसर करने का प्रयास कीजिए, इसका आंसर मुझे जल्दी बताइए आप। देखो इसमें से जो रहेगा, यानी स्टेटमेंट वापस से पढ़ना पड़ेगा। देखो इसका आंसर बेटा ये रहेगा कि ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर है ना वो ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट ए रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो जी आर शर्मा ने जो सराय नहर राय मैंने आपको बताया था वहां की खुदाई करी थी, और उसके बाद ये अवधारणा विकसित होती है कि जो नूतन भूतल काल है उसके अंत में सूखा हो गया, और उस सूखे के चलते जो बिंधन वाला रीजन है, तो बिंधन रीजन में भाई भोजन की कमी हो गई। अब भोजन की कमी के चलते लोगों ने जो है गंगा घाटी के क्षेत्र में क्या कर गए? प्रवास किया। तो ये दरअसल थ्योरी है, इस वजह से स्टेटमेंट क्या हो जाता है? ए सही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर जो है 42 आपकी स्क्रीन पर है। भाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति, पर्यटन विभाग और प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास। जल्दी से इसका आंसर करना है। इसका आंसर बेटा कल्चर, यानी कल्चर मिनिस्ट्री, संस्कृति मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो स्टेटमेंट बेटा ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 43, भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है? जो भारतीय पुरातत्व है इसका जनक किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, जेम्स प्रिंसेप। भाई इसका आंसर है आपका ए नंबर जो है अलेक्जेंडर कनिंघम।
ठीक है। तो ये भी देखो, अलेक्जेंडर कनिंघम जो है ये 1814 से 1893 इनका टाइम पीरियड होता है। और ये जो है ना ब्रिटिश में एक सेनाधिकारी थे, आर्मी में थे। अब इनका जो है ना बंगाल में एक इंजीनियर ग्रुप के तौर पे मतलब सर्विस देने के लिए इनको तैनाती दी गई थी। और इसी के चलते इन्होंने काफी कुछ काम किया और भारत में इन्होंने पुरातत्व के तौर पे इनको जो है भारत का जनक भी माना जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और ये तो कई बार आया, तो यहां से जल्दी से जो है एमपीपीसीएस में देखो क्वेश्चन पूछा गया। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ होगा भाई, भोपाल में। ठीक है। चलो, तो इसका आंसर क्या है, सी नंबर है। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और हाँ, एक चीज और ये भी बता दूं, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इसका जो है नाम बदल करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। अब भोपाल में ये जो है स्थित है। ठीक है। चलो, और ये भी ध्यान रखो कि भारत सरकार के जो संस्कृति मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये जो है ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है। यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहां स्थित है, भोपाल में, नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद। जल्दी से आंसर करना है कि भाई मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला जो देश का सबसे बड़ा संग्रहालय है, जिसको मैंने अभी नाम भी बताया कि नाम बदल दिया गया है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय रखा गया है, वो आपका भोपाल में पड़ता है। तो जो आपके पहला चैप्टर है वो पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये हमारा टेलीग्राम है, इस पे आप जो है ये मैं आपको पीडीएफ भी डाल दूंगा। और दूसरा कि ये हमारा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप कॉलिंग नंबर है, अगर किसी प्रकार से कोई सजेशन कुछ भी चाहिए आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्लास यहीं तक, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे।